सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो क्लास 11 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट कर चुके, तो उसमें हमने पहले 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुके। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो वाले वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखो जरा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम फाई से डिनोटेड कर लेते हैं, पहली बात तो। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी बात। एंड इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो भी क्यों लेंगे वो भी समझाऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर ई। तो देख लेते हैं, और उसकी एक डेफिनेशन है वो भी मैं समझा देता हूं कि ये वाली क्या है और क्यों है। सो देखो, हमने वही बातें लिखी है कि इट इज द डिनोटेड बाय फाई एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड इसकी जो डेफिनेशन होगी उसको अच्छे से समझ लो माय डियर फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ये एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर भी क्या होता है, अब तक जो हमने पढ़ा है कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह काम करता है, लेकिन अब ये एरिया वेक्टर किस तरीके से आ गया है वो भी आप समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। अब ये सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि एरिया वेक्टर क्या है भैया। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एरिया वेक्टर होगा, अब ये एरिया वेक्टर है, इसका मतलब 100% इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, है ना। उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर होगी, है ना। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस। अब ये हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों रहेगी भैया प्लेन सरफेस को, क्यों? क्योंकि ये हमारा चैनल है, ऐसा है क्या? नहीं तो उसका फील दे देते हैं, देखो जरा क्यों उसको परपेंडिकुलर होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मान लेते कि मैंने कुछ यहां से एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब ये वाला एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है, एंड उसके ऊपर मैंने एक क्यूब एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ है ए, ठीक है। एंड मैंने बोला कि इसको मैंने नाम भी दे दिया कुछ, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब मैं अगर आपको इसका सिंपल सा एरिया पूछूं, ठीक है, तो अगर आप एरिया पूछूं तो सिंपल सा बताओगे आप, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, है ना। तो एरिया तो हम इस तरीके से निकाल लेते। लेकिन अगर मैं उसका एरिया वेक्टर आपसे पूछूं, ठीक है, एरिया वेक्टर की बात की जाए, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा ये स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर, और इन दोनों का अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम यहां लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड यह होता है हमारे पास कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगेन जो हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा एक बी वेक्टर है, और इसका हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड यहां साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन फिर भी अब ये वेक्टर क्वांटिटी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो कोई नहीं है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास यह यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। किस तरीके से परपेंडिकुलर होगी देखो जरा, उस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर लेता हूं। हमको क्या करना है, इसका अब ये एरिया वेक्टर है, इसका मतलब 100% हमको उसका क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ए बी वेक्टर क्रॉस क्या लेना पड़ेगा, दूसरा बी सी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको उसका, यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए बी क्या है, ए है, दूसरा बी सी का भी क्या है, ए ही है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड उसके बाद साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी। एंड उसका यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी हमेशा परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा है भैया, या तो वो सामने बाहर आ रहा होगा या तो अंदर जा रहा होगा। कौन सी भी दो साइड लोगे, तो ये दो साइड लोगे तो अंदर आएगा, और दूसरी दो साइड लोगे तो बाहर आएगा। तो कौन सा करें हम, तो यहां एक बात और ध्यान में रखना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो जरा, इसके अलाउंग होगी वो z है, एंड z के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होता है, x के अलाउंग जो होता है वो i कैप होता है, एंड y के अलाउंग जो होता है वो j कैप होता है। इसका मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अलोंग k होगी, और दूसरा क्या हो सकता है, a स्क्वायर और माइनस k। अब यहां एक बात अब अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि यहां जो हमारे पास डायरेक्शन होगी फॉर 2D के लिए, ये तो 2D सरफेस है, तो हर एक 2D सरफेस के लिए
2D सरफेस के लिए जो डायरेक्शन होगी वो बहुत करेक्ट होगी, दोनों के दोनों करेक्ट होगी। या तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, तो दोनों भी सही होगी। तो 2D के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, बोथ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज करेक्टेड, ठीक है, या इज करेक्ट। एंड जब हम 3D सरफेस लेते हैं, हम 3D सरफेस ले लेते तब हमको क्या करना होता है, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर। अब ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर। समझा देता हूं, ये भी 2D सरफेस है तो कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई 2D सरफेस है, 2D सरफेस एरिया है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा उसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस एरिया है और इसका अगर मेरे को एरिया वेक्टर निकालना है तो वो ऐसे बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर। अब देख लेते हैं इसकी डिफाइन किया है जिस तरीके से हमने उसको, उसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे और ये भी बात बता देते हैं कि जो हमारे पास 3D सरफेस होगा तो उसके लिए किस तरीके से आउटवर्ड होगी। यहां तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं थोड़ा सा ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, अभी मैंने एक 3D सरफेस के बारे में बात की थी, तो मैंने यहाँ एक 3D सरफेस निकाला है। तो इस 3D सरफेस में उसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो किस तरीके से होगी, या मैंने एक 3D सरफेस निकाला। अब इस 3D सरफेस में अगर आप देख पा रहे होगी कि ये सामने वाला जो सरफेस है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये वाले इस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर रहेगी, अंदर की ओर नहीं रहेगी। अगर मैं इस वाले सरफेस एरिया की बात करूं तो उसको परपेंडिकुलर रहेगी और ऊपर की ओर रहेगी, अंदर की ओर नहीं रहेगी। अगर मैं इस वाले सरफेस एरिया की बात करूं तो यहां इस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर और बाहर की ओर ही डायरेक्शन रहेगी। यहां इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन कंसीडर इन अ 3D स्पेस, ओके। अगर मैं कोई एक स्फीयर निकालूं, ठीक है, अगर मैंने कोई एक स्फीयर निकाला है, ऐसा गोलू बनाया और उसके अंदर एक स्फीयर निकाला, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, या तो इस सेंटर पॉइंट से वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर निकल रही होगी तो इस तरीके से उसको परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर। और ऊपर की डायरेक्शन में अगर बात करूं तो वो ऐसे सेंटर से निकलकर बाहर की ओर निकलेगी और वो हमेशा इस सरफेस को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब अच्छा, अब इसके बाद जो हमने डेफिनेशन की बात की थी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो फॉर्मूला भी मैं समझा देता हूं। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा था, फ्लक्स इक्वल टू क्या निकाला था माय डियर, फ्लक्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, और एरिया वेक्टर मैंने मान लिया ई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम आगे जाके क्यों आया है उस तरीके का। मिटा दो इसको, यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब इसका क्या मतलब है भैया, सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, हमने मान लिया कि मैंने कोई एक सरफेस निकाला। अब यहां से क्या किया, मैंने एक सरफेस एरिया मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। कैसा निकालूं, कैसा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का मैंने एक सरफेस एरिया निकाला यहां से। अब यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें से कितनी पास हो रही है, ठीक है। सो मैंने एक लाइन इस तरीके से निकाली जो कि यहां से होकर बाहर निकल रही होगी, दूसरी लाइन मैंने यहां से निकाली और यहां से होकर वो बाहर निकल रही होगी, और हमेशा वो कैसे रहेगी, इसको परपेंडिकुलर रहेगी। और यहां अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 2 ही नंबर ऑफ लाइन बाहर निकल रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब हमको ये भी पता है कि अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ई या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हो गई तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस होगी हमारी वो क्या होगी, उस नंबर ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, डेंसिटी उसकी हाई होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अगर मेरी कम हो गई तो यहाँ जो नंबर ऑफ लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, लो होगी। इसका मतलब क्या है भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नजदीक नजदीक होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो दूर दूर होगी। अब यहां देखो जरा, यहां मैंने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और जैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यहां से ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर घुस जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी, और जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी,
परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन ऑफ सरफेस को, इस तरीके से बाहर निकलेगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? या और यहाँ परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा, और कुछ फील्ड लाइंस ऐसे बाहर से भी गुजर रही होगी, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या, ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतने नंबर ऑफ लाइंस इसमें से ज्यादा पास होंगे। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बढ़िया है यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगेन अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैंने इतनी ही रखी, लेकिन ये जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इस सरफेस एरिया को मैंने बढ़ाया। अब ये छोटा एरिया था, इसको मैंने एरिया को बड़ा कर दिया। तो जैसे मैंने इस एरिया को बड़ा कर दिया तो अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, अब इससे क्या होगा, अब ये देखो, अब सरफेस एरिया बढ़ा दिया मैंने उसका, तो इसका मतलब ये जो बाहर से जो गुजर रही थी लाइन वो भी सरफेस एरिया के अंदर घुस जाएगी, और जितनी सरफेस एरिया के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेगी उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो जरा, ये जो बाहर से गुजर रही थी वो भी लाइन अब इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी, एंड ये तो अंदर के तो अंदर ही जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। और ये भी बाहर से गुजर रही थी तो ये भी इस एरिया के अंदर से घुसेगी और इस तरीके से बाहर निकलेगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, एंड जितना एरिया ज्यादा तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगेन ज्यादा होगी। तो क्या मैं इस केसेस से ऐसा बोल सकता हूं क्या, फ्लक्स जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगेन किसको, एरिया को, ठीक है, एरिया वेक्टर को। ठीक है यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। अब माय डिफरेंस देखो, तो यही तो इसका लाइन का मतलब बोल रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। हमारे पास अगर कोई प्लेन सरफेस एरिया है तो उसका अगर हमको एरिया वेक्टर निकालना है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, उसको परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, और मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं और वो काम मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ओके, सो देखो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या समझ लेते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि मान लिया कि मेरे पास कोई एक ऐसा सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया, इसको मैं सरफेस एरिया मान के चलता हूं, और हमने अभी जो पढ़ा है, अब यहाँ छोटा सा जो एरिया है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो 100% वो परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने इसको बोला डी ए वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर निकाला। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर नहीं है ऐसा मान के चलते हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां एक सवाल उठना चाहिए आपके मन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसकी ये तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से तो कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कब होगा, जबकि इसके अब इस ई वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, या तो ये वाला एक कंपोनेंट होगा या तो ए वाला एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब यहां जो एंगल बन रहा है मैंने मान लिया कि एंगल थीटा। अब इस थीटा के साइड का जो एंगल होता है और इस कंपोनेंट के लिए तो ये होता है ई कॉस थीटा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, थीटा के साइड वाला कॉस थीटा, और ये जो नीचे वाला आ रहा है तो ये क्या होगा मेरा ई साइन थीटा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, ये वाला एक कंपोनेंट और ए वाला एक कंपोनेंट। अब ये मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या ई साइन थीटा इस कंपोनेंट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? थोड़ा सोच के जवाब दो। देखो जरा, ये जो ई साइन थीटा इस कंपोनेंट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको क्या करना है, ये जो यहां से देखो, ये तो क्या हो गया, उसी की डायरेक्शन में हो गई, लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या बोल रही थी, इस एरिया वेक्टर को क्या होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए वो कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा वाला है, ये कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं या छोटा सा फ्लक्स डी फाई इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, देखो जरा, डी फाई अगर मैं निकालना चाहूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर डी ए एरिया वेक्टर, एंड उसके बाद हमको लेना पड़ेगा ई कॉस थीटा। बोलो बढ़िया है यहां तक, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने कॉस, अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है एंड दूसरा मेरे पास कोई बी वेक्टर है, इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड यहां आता है कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां देखो, यहां मैंने मैग्नीट्यूड लिया है एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड लिया है, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सुधार के इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या? तो मेरे पास ये आएगा डी फाई इक्वल टू, डी ए की जगह पे डी ए वेक्टर लिखना पड़ेगा मेरे को, एंड इस ई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ई वेक्टर लिखना पड़ेगा।
है ना। ई, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका मतलब डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। डी ए यानी कि क्या है, एरिया वेक्टर। अब क्या किया जाए, अब मैं अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट ओवर डी फाई। तो डी फ्लक्स, डी फाई की जो वैल्यू है यहां से उठा के इसके इसमें पुट कर देंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, इसकी वैल्यू है ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां कांस्टेंट मान के चलते हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे मैं बाहर ले लूंगा तो ये ई वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर डी ए। अब डी ए, 1 डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो आएगा ई वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। तो यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था उसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो यही तो क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है। तो इसका यूज करके हम जो आगे गॉस लॉ होता है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा इसकी हेल्प होने वाली है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि डॉट ही क्यों आया है, क्रॉस क्यों नहीं आया है, क्यों, कौन सा वाला कंपोनेंट हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने इसकी एसआई यूनिट की बात की थी माय डियर फ्रेंड्स, तो एसआई यूनिट वहां एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये भी आया था, और उसको और में भी हम ये भी वाला उसका एसआई यूनिट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए आपको हमारा पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अब इसके बाद के जो वीडियो में हम क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से गॉस लॉ लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप या जो भी मैंने यहां लिख कर दिया है वो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, एंड वेट कर लेते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो को, एंड इसी वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।